What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. देखिए हमारा फंडामेंटल राइट जो चैप्टर चल रहा है, जो मैंने बोला था काफ़ी माइंड ब्लोइंग चैप्टर है, अब अंतिम दिशा की ओर चल रहा है। इसको मैं फ्राइडे को फिनिश कर दूंगा। ओके, तो फ्राइडे तक आपका फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा और इसमें इतना अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ में एक एक आर्टिकल। तो आप इसको अगर ढंग से देखेंगे तो कभी भी आपको कोई भी डाउट फंडामेंटल राइट के चैप्टर में नहीं होगा। तो आज इसको फ्राइडे तक मैं फिनिश कर दूंगा और फ्राइडे के बाद में जब सैटरडे और संडे में आप लोगों का टेस्ट होगा तो उसको देखेंगे हम अच्छे से, उसमें आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा इसके साथ में। ओके, तो बने रहिए मेरे साथ। आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फ्रीडम ऑफ रिलीजन। तो देखिए, अगर हमारी सोसाइटी या हमारी कंट्री को मैं बोलूँ तो हमारी कंट्री में एक बहुत ही डाइवर्स सोसाइटी है। तो उसमें हर एक रिलीजन है, मतलब आप मैक्सिमम जो रिलीजन वर्ल्ड में है तो कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में हमारी कंट्री में वो रिलीजन मिल ही जाएगा। इसी तरीके से हमारे यहाँ पर बहुत सारी लैंग्वेज भी हैं, तो बहुत सारी माइनॉरिटी पाई जाती है। माइनॉरिटी क्या होती है? एक एरिया मान लीजिए जम्मू और कश्मीर में क्या है, हिंदू माइनॉरिटी में है, तो फिर कोई सा दूसरा स्टेट आ गया, अगर दूसरा स्टेट ले इसकी जगह तो वहां पर मुस्लिम माइनॉरिटी में है। इसी तरीके से कहीं पे सिख माइनॉरिटी में है या फिर किसी दूसरे स्टेट में चले जाएं तो वहां पर जैन माइनॉरिटी में है। तो इस तरीके से हमारी कंट्री में बहुत सारे रिलीजन है और बहुत सारी माइनॉरिटीज हैं। अगर अलग अलग एरिया में हम लोग जाकर देखें तो फ्रीडम प्रोवाइड कराई गई है कि हर एक इंसान अपना रिलीजन, अपनी लैंग्वेज और अपनी कल्चर को सहेज कर रख सके, कोई भी उसके ऊपर कुछ भी इंपोज न करे। तो ये सारी फ्रीडम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हम लोगों को प्रोवाइड कराई गई है। तो नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि आर्टिकल 25 से 28 के अंदर आता है। तो इस वाली कैटेगरी को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 25। तो 25 के अंदर अगर हम देखते हैं ढंग से तो यहाँ पर फ्रीडम दे रखी है कि किसी भी तरीके से अपने जो रिलीजन है उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं उसके बारे में, तो कोई भी किसी के ऊपर रोक नहीं है। पर ये इस तरीके से करना है कि ये किसी दूसरे के रिलीजन को हार्म न पहुंचाए। तो यहाँ पर आर्टिकल 25 को अगर हम देखें तो 25 जो रिलेटेड है वो इंडिविजुअल के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि हर एक इंसान को अपना रिलीजन प्रैक्टिस करने की फ्रीडम है। तो इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखा जाता है 25 आर्टिकल को। तो यहाँ पर कुछ तरीके हैं जिसमें यहाँ पर बातें की गई हैं। जिस तरीके से यहाँ पे पहला बोला गया फ्रीडम ऑफ कॉन्सेंस, तो देखिए कोई भी इंसान इंडिविजुअली किसी भी गॉड को मान सकता है, क्रिएचर को, किसी को भी अपनी इच्छा से, मतलब किसी का इस पर रोक टोक नहीं है। तो इंडिविजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से फिनर है, अपने इनर जो उसकी इच्छा शक्ति बोलती है, इनर जो उसके अंदर से बात निकल के आती है कि मुझे ये भगवान मानना है, मतलब कुछ भी वो कर सकता है। तो वो सारी बातें यहाँ पर दी गई है, वो अपने कॉन्सेंस के हिसाब से जो उसको सही लगे वो कर सकता है। ठीक है, कोई उसको रोकने वाला नहीं है। तो ये आर्टिकल 25 में लिखा है। सेकंड पॉइंट क्या बोला गया यहाँ पे? प्रोफेस। इसका मतलब होता है कि देखिए कोई भी रिलीजन को ओपनली, ठीक है ना, और फ्रीली अपने को एंजॉय कर सकता है। अगर कोई हिंदू है तो हिंदू रिलीजन को, मुस्लिम है तो मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी रिलीजन को जिससे जो कनेक्टेड है, कोई भी उस पर रोक टोक नहीं रहेगी, ओपनली और फ्रीली। अगर कई सारी कंट्री की मैं बात करूं, यहाँ पर कई सारी कंट्री का रशिया की बात कर लेते हैं, तो वहां पर भी इस तरीके से कई बार ऐसे वो आ चुके हैं कि ओपन में कोई भी दूसरे रिलीजन को यहाँ पर प्रैक्टिस नहीं करेगा। अपना किसी को प्रैक्टिस करना है तो घर के अंदर करेगा, ओपनली नहीं करेगा। घर के अंदर आपको जो करना है जो करिए, पर लेकिन बाहर आकर कोई नहीं करेगा। बहुत सारी कंट्री ऐसी हैं, पर लेकिन इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है। आप अपना कोई भी सिंबल, जिस तरीके से होता है मंदिर, मस्जिद या फिर गुरुद्वारा या चर्च, कुछ भी बना सकते हैं यहाँ पर अपने फ्रीडम, आपको फ्रीडम है प्रैक्टिस करने के लिए। पर बहुत सी कंट्री में ऐसा नहीं है। तो हमारी कंट्री माइंड ब्लोइंग कंट्री है। यहाँ पर हर एक इंसान अपना रिलीजन जो भी उसको एंजॉय करना है आराम से एंजॉय कर सकता है विदाउट एनी हर्डल। इसके अलावा जो बात की गई है, आगे बात की गई है राइट टू प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस में क्या कर सकता है? कोई भी किसी तरीके का रिचुअल जो भी अपना चाहे, हिंदुओं के अलग हैं, मुस्लिम के अलग हैं, जैन के अलग हैं या फिर सिख्स के अलग हैं, तो सब अपना अपना जो भी उनका प्रैक्टिस करने का तरीका है, जैसे यहाँ पर हवन किया जाता है या फिर नमाज जो भी पढ़ी जाती है, तो जिस तरीके से यहाँ पे हाथ जोड़ के करते हैं हिंदू में, तो सबको जो भी सुटेबल लगता है, जो भी कंफर्टेबल लगता है, अपने आप को कनेक्टेड फील करे गॉड के साथ में, तो जिसका जो भी तरीका है अपने आप को गॉड से कनेक्ट करने का, वो उसको कनेक्ट कर सकता है। इसमें किसी की भी रोक टोक नहीं है। ओके, इसके अलावा क्या बात की गई है? इसके अलावा बोला गया प्रोपोगेट। अपने रिलीजन को प्रोपोगेट भी कर सकता है, मतलब अपने रिलीजन के बारे में दूसरे को बता भी सकता है। जिस तरीके से आप किसी भी अगर रिलीजन के किसी भी मंदिर में, मस्जिद में या गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहां पर वो अपने अपने रिलीजन के बारे में कई बार बातें आप लोगों को सुनने को मिलती है। तो किसी को, हर एक को अपने रिलीजन में बिलीफ रखने का उनका अपना तरीका होता है, पर लेकिन ये नहीं है कि ये बिलीफ जो है अपना हर दूसरे किसी आदमी को जबरदस्ती अपने वाले रिलीजन में कन्वर्ट कराना है।
तो ऐसा नहीं है, तो धर्म परिवर्तन किसी का नहीं कराना है। हाँ, अपने धर्म के बारे में बताओ, अगर सामने वाले को पसंद आता है और अपनी इच्छा से वो चाहता है कि आपके धर्म में कन्वर्ट हो जाए तो वो काम हो सकता है। पर लेकिन अगर जबरदस्ती आप लोग चाहे कि हिंदू को मुस्लिम और मुस्लिम को हिंदू या किसी और धर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। जिस तरीके से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी थे, वो बाद में आके उन्होंने बुद्धिज्म एक्वायर कर लिया था, लास्ट में आके तो बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए थे वो, तो अपनी इच्छा से हुए थे, उन्होंने किसी को पकड़ के जबरदस्ती नहीं बोला था कि आप लोग अपना धर्म चेंज कर लीजिए। तो इस तरीके से हर एक इंसान को अपनी इच्छा से अगर कोई करना चाहता है अपना धर्म चेंज, जो भी अवेलेबल है हमारी कंट्री में, तो वो चेंज कर सकता है, बट बिना किसी फोर्स। कोई इसको फोर्स नहीं करेगा कि आपको ये रिलीजन चेंज करना है यहां पर। ओके, इसके अलावा अगर आर्टिकल 25 की बात करें तो वहां पर वो कवर क्या करता है, वो ओनली रिलीजियस बिलीफ और डॉक्ट्रिन ही कवर नहीं करता है, वहां पर प्रैक्टिस भी कवर करता है। तो किसी भी तरीके से सबका प्रैक्टिस करने का अलग अलग तरीका है, तो अलग अलग अपनी कोई प्रैक्टिस कर रहा है, कोई रिचुअल्स कर रहा है, तो उनको प्रैक्टिस कर सकता है कोई भी अपनी प्रक्रिया, अगर कोई भी अपने रिलीजन को जिस तरीके से करना चाहे। बट स्टेट को परमिट भी किया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा कि रेगुलेट कर सकता है और रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकता है। अगर कोई भी उल्टी सीधी एक्टिविटी हो रही है, प्रॉपर वे में रेगुलेट करना है। देखिए, ऐसा नहीं है कि मतलब एक पर्टिकुलर किसी रिलीजन को रोक दिया, किसी को प्रमोट कर दिया, तो उसको रेगुलेट करना है। अगर कोई सेक्युलर प्रैक्टिस कनेक्टेड कर दी जाती है रिलीजियस के साथ में, ठीक है, तो दोनों को यहां पर मतलब एक तरीके से इतना इंडल्ज नहीं करना है कि प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए सोसाइटी के अंदर, तो रेगुलेट करके चलना है। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है जिससे कि सोसाइटी में हार्मनी बनी रहे। इसके अलावा वेलफेयर या रिफॉर्म के लिए भी जो हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर कोई है तो उनमें भी प्रैक्टिस प्रोवाइड कराई जा सकती है, ठीक है, एक प्रॉपर वे में ऑल क्लासेस के लिए। यहां पर किसी को सेग्रीगेट नहीं किया जाएगा। अगर हिंदू की बात करते हैं, जैसे यहां पे हिंदू रिलीजियस इंस्टीट्यूशन की बात की है, तो इसमें सब आ जाते हैं, सिख भी आ जाते हैं, जैन भी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाते हैं। तो जब हिंदू की बात की जाती है तो यहां पर सब आ जाते हैं ये, ठीक है। जिस तरीके से अगर आप लोगों ने देखे तो आर्टिकल 25 में ये भी लिखा गया कृपान रखना। जिस तरीके से आप लोगों ने देखा होगा, जो सिख होते हैं वो अपना ये इस तरीके से ये चाकू, इसको अगर हम लोग बोले, जो ज्यादा नहीं समझते हैं उनको नॉर्मल भाषा में बोलना चाहूं तो एक कृपान होती है, तो इस अपने आप को सुरक्षित करने के लिए ये हमेशा उनके पास में आप लोगों को मिलेगी। तो ये भी उनको अलाउड है, पगड़ी पहनना, ठीक है। तो इस तरीके से तो कई सारे ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ही खुद प्रोवाइड करा रखे हैं। ये एक तरीके से अपने रिलीजन को इनको प्रोपोगेट करने का तरीका है ये। तो अगर इनको ये इस तरीके से प्रोपोगेट करना है तो हम इसको मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रमोट करेगा। तो सब अपना अपना तरीका छांट सकते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को प्रमोट करने का कोई तरीका है उसको कॉन्स्टिट्यूशन मना कर देगा और दूसरे को अलाउ कर देगा। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत ही लिबरल कॉन्स्टिट्यूशन है वो, तो इसीलिए वहां पर सबको एक तरीके से फ्रीडम दे रखी है कि अपने रिलीजन को आप जिस भी तरीके से इंजॉय करना चाहते हैं वो इंजॉय कर सकता है। आपके ऊपर प्रतिबंध नहीं है। बस प्रतिबंध तब आएगा जब आपका रिलीजन किसी दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर करने लगेगा या फोर्सफुल्ली किसी इंसान को अपने रिलीजन में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो वहां पर तो स्टेट अपनी पावर में आ जाएगा और उनको रोकेगा, ठीक है। वरना उसके अलावा आप किसी भी तरीके से अपने रिलीजन को आराम से इंजॉय कर सकते हैं बिना किसी हेजिटेशन के। अब जो 25 आर्टिकल हम लोगों ने देखा, 25 में बात की गई थी इंडिविजुअल की। कोई भी इंडिविजुअल अपने फ्रीडम को, अपने रिलीजन को एंजॉय कर सकता है फ्रीडम से, कोई भी उसके ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं लगाएगा जब तक वो किसी दूसरे के रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा। पर लेकिन अगर 26 आर्टिकल की बात करें यहां पर, तो ये बात करता है एक ग्रुप की। मतलब 25 जो है वो इंडिविजुअल की बात करता है कि एक इंडिविजुअल इंसान को फ्रीडम दी गई है, पर यहां पर एक ग्रुप की बात की जाती है, एक ग्रुप को फ्रीडम दी गई है, ठीक है। कोई ग्रुप हो सकता है, कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हो सकता है, तो कलेक्टिव फ्रीडम ऑफ द रिलीजन की बात यहां पर की गई है। तो यहां पर ये अपना मान लीजिए फ्रीडम है, जैसे गुरुद्वारा होता है, ठीक है ना, तो गुरुद्वारे को मेंटेन रखने के लिए उस तरीके से देखिए रिसोर्सेज की जरूरत होती है। तो किसी कोई मंदिर है, मस्जिद है, उसको मेंटेन रखने के लिए रिसोर्सेज की या मनी की जरूरत होती है। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन को मेंटेन किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ चैरिटेबल पर्पज, ठीक है, जैसे चैरिटी दी जाती है मंदिरों में, मस्जिद में या फिर गुरुद्वारे में जाके। तो ये चीजें अलाउड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है आर्टिकल 26 के अंदर। अपने रिलीजन से रिलेटेड जो भी अफेयर है, उनके जो भी मैटर है, वो उसको अपने हिसाब से कर सकते हैं और उनके पास में प्रॉपर्टी भी एक्वायर कर सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मंदिर, मस्जिद या गुरुद्वारे के आसपास में जमीन पाई जाती है काफी, तो वो उनकी मूवेबल और रिमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जिस तरीके से कोई भी उनका साधन मूवेबल या गाड़ी वगैरह कुछ भी इस तरीके से हो सकता है, या फिर रिमूवेबल प्रॉपर्टी जैसे जमीन वगैरह हो सकती है। तो ये भी रिलीजन अपना खुद एक्वायर कर सकता है कोई भी, ठीक है ना, एक ग्रुप ऑफ रिलीजन अगर आप लोग बात करें तो, और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को अकॉर्डिंग विद द लॉ। ओके, तो मतलब कहने का ये है, मान लीजिए आप लोग एग्जाम्पल लेके चलता हूं मैं गुरुद्वारा का, ठीक है ना, गुरुद्वारा में आप लोग जाते हैं, लंगर वगैरह रहता है, काफी दुनिया जाके वहां पर खाना खाती है। तो वहां पर उसको बनाने के लिए यार एक प्रॉपर
सिस्टम की जरूरत होती है वहां पर, ठीक है ना। तो सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होनी चाहिए। ऐसे ही थोड़े ना किस तरीके से खाना खिलाएंगे अगर एक सिस्टम अवेलेबल नहीं होगा वहां पर, तो उसको चलाने के लिए कहीं ना कहीं तो बैक सपोर्ट चाहिएगी ना। तो उस तरीके से वो अपना बैक सपोर्ट रख सकते हैं, उस पर कोई भी प्रतिबंध नहीं है, ठीक है। पर लेकिन ऐसा नहीं है कि वो टैक्स लगा देंगे किसी के ऊपर, कि टैक्स लगा के पैसा लेना स्टार्ट कर देंगे। वो आप लोगों को अभी आगे आर्टिकल में देखने को मिलेगा। टैक्स नहीं लगा सकते हैं, अपनी इच्छा से कोई चैरिटी देना चाहता है वहां पर जाकर कुछ भी, तो इस तरीके से दे सकता है। ओके, तो ये सारी बात जो डिस्कस की जाती है ये आर्टिकल 26 में डिस्कस की गई है, जहां पर एक ग्रुप के रिलीजन की बात की गई है, ना कि इंडिविजुअल की बात की गई है। तो अगर आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि इंडिविजुअल वर्सेस ग्रुप की बात कहीं पर की जाती है, तो जहां पर अकेले इंसान की बात आती है वहां पर तो 25th आर्टिकल आता है पिक्चर में, और जहां पर ग्रुप की बात की जाती है तो वहां पर 26th आर्टिकल पिक्चर में आता है। तो दोनों को आप लोगों को दोनों में डिफरेंस रखना है। अब जो यहाँ पर ग्रुप की बात की गई है, तो वो 3 कंडीशन होनी चाहिए उसको सेटिस्फाइड करने के लिए। सबसे पहले क्या बात की गई कि जो कलेक्शन है वो इंडिविजुअल का, उनका एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक सिस्टम ऑफ बिलीफ होना चाहिए जिसके हिसाब से उनको वर्क करना है, और कॉमन ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसमें वो एक तरीके से बिलीव करते हैं। आप लोगों को अगर समझना हो तो थोड़ा एग्जांपल भी साथ साथ में यहाँ पर रामकृष्ण मिशन ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। रामकृष्ण मिशन ले सकते हैं। अच्छा, कमेंट बॉक्स में ये बताइए कभी स्टार्ट किया गया था और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में आप ले सकते हैं आनंदा मार्ग, ठीक है। तो आनंदा मार्ग हो गया, अरबिंदो सोसाइटी हो गया। तो ये एक तरीके से इंडिविजुअल का ग्रुप है जो सब इसमें बिलीव करते हैं, और उसके बेस पर ये अपना वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, आप लोग बोल सकते हैं। जिस तरीके से रामकृष्ण मिशन की अगर आप बात करें तो यहाँ पर हॉस्पिटल्स भी पाए जाते हैं, स्कूल्स भी पाए जाते हैं, लाइब्रेरी भी आप लोगों ने देखी होगी। तो इस तरीके से यहाँ पर सब चीजें सोसाइटी के वेलफेयर के लिए वर्क करने के लिए इस तरीके का ग्रुप बनाया जाता है। और अपना अलग से नाम भी रख लेते हैं जिस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे रखा हुआ है, तो ये अलग डिस्टिंक्टिव नेम भी रख लिया जाता है यहाँ पर। तो कंडीशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, अगर ग्रुप वाली जो प्रैक्टिस है वो एंजॉय करनी है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हर तरीके की फैसिलिटी प्रोवाइड कराई गई है, इसीलिए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड का बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। वो तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं। तो इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पे हमको गर्व करना चाहिए हमेशा, कभी भी इसको नेगेटिव दृष्टि से हम लोगों को नहीं देखना है, ठीक है। एक पॉजिटिव वे में ही देखना है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, क्योंकि हर एक इंसान का ख्याल रखा गया है यार हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। अब यहाँ पे बात की गई है आर्टिकल 17 में टैक्स की। अगर टैक्स से रिलेटेड कोई भी प्रोविजन किसी रिलीजन में आता है तो आप लोगों को आर्टिकल 27 याद रखना है। तो आर्टिकल 27 रिलेटेड टू है टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बात की गई है कि कोई भी पर्सन को टैक्स देने के लिए बाउंड नहीं किया जाएगा कि आप लोगों को टैक्स पे करना है, कोई भी टैक्स नहीं लिया जाएगा प्रमोशन और मेंटेन करने के रिलीजन को। मान लीजिए क्या किया जाए, अगर हिंदू बोले कि हमने टैक्स लगाना है अपने मस्जिद, अपने ये क्या कहते हैं मंदिर बनाने के लिए, या फिर प्रमोट करने के लिए अपने रिलीजन को, या मुस्लिम बोले कि हमको टैक्स लगाना है आप लोगों पे कि अपनी मस्जिद बनानी है कुछ पर्टिकुलर एरिया में, या इस तरीके से कोई भी रिलीजन अपना टैक्स नहीं लगा सकता है किसी पर्टिकुलर इंसान पे कि वो रिलीजन को प्रमोट करने के लिए टैक्स लगा सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बाइंड है कि कोई भी टैक्स नहीं लगाएगा, तो इसको बैन कर रखा है, ठीक है। स्टेट को क्या करना है, स्टेट भी अगर पब्लिक की मनी है, जैसे हम टैक्स पे करते हैं, इनकम टैक्स वगैरह हम पे करते हैं, दुनिया भर के टैक्स हैं, अब तो जीएसटी आ गया है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स को कन्वर्ट करके जितने सारे इनडायरेक्ट टैक्स है एक टैक्स बनाया गया है यहाँ पे। तो वो टैक्स जो लगाया जाता है वो पब्लिक मनी होती है, उसको भी किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए हम यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए उसको यूज किया जाए, तो ये भी अलाउ नहीं है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। स्टेट जो पब्लिक मनी है वो सबकी मनी है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए उसको यूज नहीं किया जाएगा, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बाकायदा लिखा हुआ है। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों को, अगर कोई भी इस तरीके का प्रोविजन आता है तो वो आप लोगों के माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए उससे रिलेटेड। इसके अलावा देखिए स्टेट जो है, कोई स्टेट यहाँ पर यूज किया जाता है। अब स्टेट को यहाँ पर आप लोग कोई पर्टिकुलर स्टेट ही मान सकते हैं, जिस तरीके से हमारे यहाँ पे 29 स्टेट है, या फिर यहाँ पे कंट्री का भी नाम ले सकते हैं, इंडिया वोल कंट्री को भी और पर्टिकुलर स्टेट, तो दोनों के टर्म से आप लोग इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो स्टेट देखिए किसी पर्टिकुलर रिलीजन का फेवर नहीं करेगा, किसी पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करेगा, तो ये सब स्टेट नहीं कर सकता है, ठीक है। इसके अलावा अगर टैक्स की मनी यूज करनी है तो वो ओल्ड रिलीजन के लिए यूज करनी है, ना कि पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। अगर यूज भी करनी है तो प्रमोशन करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, तो सब रिलीजन के लिए यूज करनी है, ना कि पर्टिकुलर रिलीजन के लिए। और जिस तरीके से सर्विस प्रोवाइड कराने नहीं होता है, अगर मान लीजिए कहीं श्रद्धालु जा रहे हैं, आप लोग देखते हैं कि श्रद्धालु जाते हैं हज की यात्रा पर भी जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा पर भी जाते हैं, तो उनको सर्विस प्रोवाइड कराना जिससे कि वो आराम से अपनी यात्रा पर पहुंच सके, तो स्पेशल सर्विस प्रोवाइड कराने के लिए फी लगाई जा सकती है, ओके, पर लेकिन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। अब टैक्स में और फीस में क्या डिफरेंस है, टैक्स जो होता है वो स्टेट लगाता है, और टैक्स ऐसा होता है कि टैक्स लगाने के बाद में जो टैक्स ले रहा है ऐसा कोई जरूरी नहीं है, स्टेट बाउंड नहीं है कि उसको सर्विस प्रोवाइड करानी है।
आप लोगों से इनकम टैक्स लेने के बाद में जरूरी नहीं है कि आपको स्कीम सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर की स्कीम प्रोवाइड कराएगा स्टेट, ठीक है। पर लेकिन फी अगर आप लोग किसी को दे रहे हैं, जिस तरीके से आप कोचिंग में जाते हैं वहां पे फी पे करते हैं, तो उसको सर्विस प्रोवाइड करानी ही करानी पड़ेगी। डॉक्टर के पास में जाके फी करते हैं तो उसको चेकअप करना ही करना पड़ेगा, आपकी बीमारी को देखना ही देखना पड़ेगा। तो फीस में और टैक्स में डिफरेंस है। टैक्स जो होता है वो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, फीस जो होती है वो स्टेट के द्वारा भी और इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा भी ली जा सकती है। पर लेकिन टैक्स देने के बाद में बाउंड नहीं है पर्सन कि आप लोगों को स्टेट की आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कराएगा, पर लेकिन फीस देने के बाद में उसको सर्विस प्रोवाइड करानी ही करानी पड़ेगी। तो अगर आप किसी को फीस पे करते हैं तो वो आपको सर्विस प्रोवाइड कराएगा, जिस तरीके से स्पेशल सर्विस मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, हज से रिलेटेड, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कोई भी रिलीजन की बात कर सकते हैं। यहाँ पर पर्टिकुलर का नाम लेकर नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोगों को लगे कि पता नहीं 2 रिलीजन को प्रमोट कर रहा हूँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो हर एक रिलीजन में जो भी प्रैक्टिस होती है उनको मतलब फी उस पर इंपोज की जा सकती है, ताकि कुछ चीजें मेंटेन की जाए और उसके बदले में सर्विस प्रोवाइड करानी पड़ेगी। फी लेके ऐसा नहीं है कि पॉकेट में रख के टाटा बाय कर दे किसी को। ओके, तो ये होता है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस पता होना चाहिए आप लोगों को टैक्स और फी में, ठीक है। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस आप लोग याद रखिएगा, अगर कोई पूछे तो बता देना चाहिए। इसके बाद में कुछ और गाइडलाइन दे रखी हैं, जैसे हमारे स्कूल्स होते हैं या फिर कोई भी इस तरीके से जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आप लोग बोल सकते हैं। तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन से रिलेटेड कोई भी इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी। मतलब अगर कोई भी गवर्नमेंट से रिलेटेड कोई स्कूल या कॉलेज है, गवर्नमेंट के द्वारा पे किया जाता है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वहां पे आप लोगों को बताया जाए कि आप लोगों को नमाज कैसे पढ़नी है, या आप लोगों को मंदिर में किस तरीके से हवन वगैरह करना है, किस तरीके से हाथ जोड़ने जाके, या किसी भी रिलीजन के बारे में वहां पे इंस्ट्रक्शन नहीं दी जाएगी कि किस तरीके से आप लोगों को हवन करना है, क्या क्या सामग्री यूज करनी है, क्या नमाज पढ़ने क्या टाइम होते हैं, इस तरीके से आपको ये रिलीजन फॉलो करके चलना चाहिए। अगर गवर्नमेंट का कोई इंस्टीट्यूशन है तो वहां पर किसी रिलीजन के बारे में कोई भी प्रैक्टिस नहीं की जाएगी, सब सेक्युलर प्रैक्टिस की जाएगी, जो कि हर एक रिलीजन का बंदा, हर एक रिलीजन का इंसान कर सके। तो 28 के अंदर मेंशन है ये बातें, ओके, आर्टिकल 28 में ये लिखी हुई है। पर लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए कि फंड वो स्टेट के द्वारा देना चाहिए। अगर इंस्टीट्यूशन बहुत सारे ऐसे हैं कि वहां पर ये इंप्लीमेंट नहीं होगा, कहां पे इंप्लीमेंट नहीं होगा, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 4 तरीके के इंस्टीट्यूशन दिए गए हैं यहाँ पर आर्टिकल 28 में। एक तो इंस्टीट्यूशन वो है कि जो कंप्लीटली मेंटेन किया गया स्टेट के द्वारा, ठीक है, स्टेट के द्वारा मेंटेन किया गया है, तो वहां पर कोई भी रिलीजन इंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड होगी कंप्लीटली, कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वहां पर नहीं दी जाएगी किसी भी रिलीजन से रिलेटेड। पर लेकिन इस तरीके के अलावा अगर दूसरा इंस्टीट्यूशन की बात की जाए, जो एडमिनिस्ट्रेट तो किया जाता है स्टेट के द्वारा, स्टेट उसको एडमिनिस्ट्रेट करता है, सारी चीजें देखता है क्या क्या उसमें हो रहा है, पर लेकिन स्टेब्लिश किया गया है एंडोमेंट के द्वारा या ट्रस्ट के द्वारा, मतलब पैसा कहीं और से आ रहा है, तो वहां पर परमिट की जा सकती है रिलीजियस जो इंस्ट्रक्शन है। ओके, और जो नीचे वाले 2 हैं, रिकॉग्नाइज किया जाता है स्टेट के द्वारा या फिर इंडिविजुअल रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट, तो यहां पर की भी जा सकती है या नहीं भी की जा सकती है, ठीक है, और वॉलंटरी बेसिस पे यहां पर की जा सकती है, ऐसा नहीं है कि यहां पर कंपलसरी है कुछ। तो यहां पर ये बातें आप लोगों को थोड़ी थोड़ी याद रखनी है। ये लेक्चर ऐसे याद नहीं रहेंगे, कम से कम 2 बार लेक्चर को सुनो आराम से बैठ के। इसके बाद में क्या करना है, इसके बाद में पीडीएफ पढ़ना। ये मंडे को बोल रहा हूं, फ्राइडे को लेक्चर कंप्लीट हो जाएंगे, सैटरडे को आप लोगों को कंबाइंड पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है, जो कंप्लीट फंडामेंटल राइट की, और कहो तो मैं पुरानी भी सारी मर्ज करके एक जगह डाल दूंगा, जिससे कि आप लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सके। तो सारी पीडीएफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। बस ये है कि आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आप लोगों को रिवीजन करना है, उससे नहीं भागना है, ठीक है। रिवीजन में आप लोगों की जगह नहीं कर पाऊंगा, वो आप लोगों को ही करना पड़ेगा, एग्जाम आप लोगों को ही देना है, वो मैं नहीं दे पाऊंगा। तो इसलिए कुछ अपनी तरफ से भी आप लोग अपनी ड्यूटी रखिए, तो अपना जितना हो सके एक लेक्चर जैसे आज सुन रहे हैं तो पिछले वाला लेक्चर कम से कम रिवीजन कर लिया कीजिए। अब नेक्स्ट पोर्शन जो हमारा है वो है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। किसकी बात की जा रही है यहाँ पर बात की जा रही है माइनॉरिटीज की। तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ पर किस किस को माइनॉरिटीज माना जाता है। तो माइनॉरिटी के अंदर कौन आता है हमारे यहाँ पर, 2 तरीके की माइनॉरिटी है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर देखा जाए, ठीक है। तो कौन कौन सी है वो, पहली तो है रिलीजन के बेस पर, ठीक है ना, रिलीजियस के बेस पर जो माइनॉरिटी होती है, तो यहाँ पर आप लोगों को दिख भी रहा होगा, तो ये है पहली दे रखी है यहाँ पे रिलीजियस माइनॉरिटी, और दूसरी दे रखी है लिंग्विस्टिक, मतलब लैंग्वेज के बेस पर कितने इंसान किस एरिया में क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं उसको माइनॉरिटी बोला जाएगा, या रिलीजियस के बेस पर माइनॉरिटी बोला जाएगा, रेस कास्ट या फिर बर्थ प्लेस के हिसाब से कि कौन किस एरिया में रहता है उसके बेस पर किसी को माइनॉरिटी नहीं बोला जाएगा। तो आर्टिकल 29 के तहत 2 तरीके की माइनॉरिटी हमारे उसमें है, ठीक है। तो दोनों आप लोगों को याद रखनी है, एक है रिलीजन के बेस पर और एक है एल मतलब लैंग्वेज के बेस पर। तो ये 2 माइनॉरिटी आप लोगों को याद रखनी है। इसके अलावा क्या बोला गया है इस आर्टिकल में वो देख लेते हैं। देखिए किसी भी सेक्शन, यहां पर लिखा हुआ है सेक्शन ऑफ द सिटीजन, तो ये याद रखिएगा, इसका आगे भी यूज होने वाला है।
यहाँ पर लिखा है आर्टिकल 29 में कि एनी सेक्शन, अगर किसी की कोई अलग लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है या फिर कल्चर है, कोई भी किसी तरीके की अलग कल्चर, जिस तरीके से आप लोग देख सकते हैं ट्राइबल कल्चर को ले सकते हैं, ठीक है, जारवां ट्राइब पाए जाते हैं अंडमान निकोबार में, तो वो नेक्ड पाए जाते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग ट्राइब्स पाए जाते हैं, दुनिया भर की ट्राइब्स हैं हमारे अलग अलग कोने में, अलग अलग इंडिया के कंट्री के हमारे। तो इस तरीके से बहुत सारे अलग अलग कल्चर पाई जाती हैं, तो अलग अलग लैंग्वेज पाई जाती है, तो उस तरीके से उनको राइट है कि वो उसको कंजर्व कर सकते हैं। और किसी भी सिटीजन को डिनाई नहीं किया जाएगा एनी इंस्टीट्यूशन में एडमिशन लेने के लिए, अगर वो स्टेट के द्वारा फंड रिसीव करता है या स्टेट के द्वारा फंड दिया जाता है या मेंटेन किया जाता है। तो कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन किसी भी माइनॉरिटी को वहां पे रोका नहीं जाएगा कि आपको यहाँ पर एडमिशन नहीं दिया जाएगा। ओके, अब बात क्या बोली जा रही है, ये अब इसकी बात आती है जो मैंने आप लोगों को बोला था, सेक्शन ऑफ सिटीजन। जब सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात करते हैं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, जब सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात की जाएगी तो यहाँ पर माइनॉरिटी की बात होगी। तो इसलिए आर्टिकल 29 ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली माइनॉरिटी पे ही फोकस करता है। ये ऐसा किसी भी एरिया में अगर बात की जाती है, ये तो दूसरे मतलब तबके को भी इंक्लूड कर लेता है इसमें। सेक्शन ऑफ सिटीजन की बात की गई है तो सेक्शन ऑफ सिटीजन में ये थोड़ी ना कि माइनॉरिटी रहेगा उस वाले एरिया में, तो इंक्लूड माइनॉरिटी एज वेल एज मेजोरिटी। तो 29 जो आर्टिकल है वो दोनों को इंक्लूड करता है, ठीक है। तो इसको आप लोगों को याद रखना है। आगे आप लोगों को इसको जब आर्टिकल 30 की बात देखेंगे वहां पर तो आप लोगों को समझ में आएगा कि दोनों में डिफरेंस है यहाँ पर, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को इसको याद रखना है कि 29 में दोनों की बात की जाती है, माइनॉरिटी भी और मेजोरिटी भी, क्योंकि जो वर्ड यूज किया गया सेक्शन ऑफ सिटीजन उसमें दोनों आ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक बात और बोली गई है, ये कहां पे आ गया, एक मिनट, यहां पर थे। इसके अलावा क्या बोला गया है कि देखिए सुप्रीम कोर्ट जो है वहां पर एक और भी बात बोली गई है कि जो राइट टू कंजर्व लैंग्वेज की बात की जाती है तो वहां पर प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी लैंग्वेज को एजिटेट भी कर सकते हैं, मतलब प्रोटेक्शन करने के लिए उसको अपना किसी भी मतलब थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट भी कर सकते हैं, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो राइट को अपनी प्रोटेक्ट करना है, अगर किसी की लैंग्वेज है तो ये प्रोटेक्ट भी कर सकता है उसको अपनी लैंग्वेज को आराम से। तो ये बोला गया आर्टिकल 29 के तहत। और यहाँ पर दोनों होती है, दो माइनॉरिटी याद रखनी है, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। इसके अलावा याद रखना है कि यहाँ पर माइनॉरिटी की ही बात नहीं की जाती है, मेजोरिटी के बारे में भी है ये आर्टिकल। इस आर्टिकल में अंदर घुसने से पहले मैं आप लोगों को माइनॉरिटी बता देता हूँ। अगर माइनॉरिटी किसी को डिक्लेयर करना है तो उसके लिए 3 कंडीशन है। सबसे पहले तो माइनॉरिटी अगर किसी एरिया में नॉमिनेट की जाएगी या बताया जाएगा कि ये माइनॉरिटी है तो वो किसी भी पार्ट में सोसाइटी के डोमिनेट न हो, मतलब माइनॉरिटी का मतलब है कम हो, ठीक है। और इसके अलावा वो स्टेब्लिश हो एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, मतलब कंट्री के अंदर ही होना चाहिए, बाहर वाले को ये अवेलेबल नहीं है राइट, ठीक है। और वो उनकी विल हो, वो मेंटेन रखने चाहते हो अपने दिस स्टेटस को कि हमको माइनॉरिटी का स्टेटस दिया जाए। तो ये 3 कंडीशन है जिसके तहत माइनॉरिटी का स्टेटस, माइनॉरिटी को मेंटेन रखा जाता है, ठीक है। डोमिनेट नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को एग्जांपल दिया था कि जैसे जम्मू और कश्मीर में चले जाएं अगर हम, तो वहां पर हिंदू माइनॉरिटी में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ पार्ट में अदर स्टेट के किसी पार्ट में अगर पंजाब में चले जाएं तो वहां पर सिख तो मेजोरिटी में है, पर वहां पे दूसरे कास्ट जो है, दूसरा रिलीजन जो है वो माइनॉरिटी में आ जाएंगे। तो इस तरीके से हर एक एरिया में अलग अलग माइनॉरिटी और मेजोरिटी हो सकती है, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पर माइनॉरिटी और वहां पर मेजोरिटी की बात की जा रही है। पर लेकिन जो आर्टिकल 30 की बात की जा रही है यहाँ पर स्पेशली फोकस दिया जाता है माइनॉरिटी के ऊपर, जबकि आर्टिकल 29 की बात की जाती थी वहां पर माइनॉरिटी एज वेल वे मेजोरिटी तो दोनों की बात की गई थी। तो यहाँ पर एडमिनिस्टर करना है या फिर किस तरीके से स्टेब्लिश करना है अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उसके बारे में बात की गई है माइनॉरिटी से रिलेटेड। ओके, तो इस वाले आर्टिकल को देखते हैं। तो ये वाला आर्टिकल ग्रांट करता है माइनॉरिटी को रिलीजन और लिंग्विस्टिक। पहले तो ये बात याद रखनी है आप लोगों को, माइनॉरिटी 2 होंगी, रिलीजन और लिंग्विस्टिक ओनली 2 पर ही फोकस किया जाएगा। 29 की तरह नहीं है एज वेल एज अदर वहां पे, ठीक है ना, जिस तरीके से वहां पे बोला गया था। तो माइनॉरिटी क्या कर सकते हैं, राइट है स्टेब्लिश करने का एडमिनिस्ट्रेशन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेट करने का राइट है, इनको अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन अलग से बना सकते हैं। मान लीजिए इनकी लैंग्वेज विलुप्त होती जा रही है तो ये क्या करेंगे, अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अपने ऐसे स्कूल्स हैं जहां पर खुद को अपनी बच्चों को उनके खुद की लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, ठीक है। तो ये माइनॉरिटी को है, क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कल को वो लैंग्वेज विलुप्त हो जाएगी। तो ये इसको मेंटेन रख सकते हैं, इनको ये राइट दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। इसके अलावा जो काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है, आप लोगों को पता है कि 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत क्या किया गया था, राइट टू प्रॉपर्टी वाला राइट छीन लिया गया था। पर लेकिन ये वाला राइट इनसे नहीं छीना गया था, माइनॉरिटी से। अगर माइनॉरिटी के पास में कोई प्रॉपर्टी है जहां पे वो अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं तो स्टेट क्या कर सकता है, मान लीजिए वहां से हाईवे निकालना है, ठीक है, वहां पे मान लीजिए हाईवे निकालना है या फिर कोई और सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर के लिए कोई स्कीम चलानी है उस वाले एरिया में। तो अगर मान लीजिए उनकी कोई प्रॉपर्टी है, वहां पर जमीन है, तो स्टेट वो जमीन ले सकता है,
पर लेकिन उसकी जगह में उसको रिप्लेस करना पड़ेगा किसी और एरिया में, उतना ही पार्ट उसको प्रोवाइड कराना पड़ेगा। तो ये एक तरीके से राइट है, पर लेकिन इतना भी नहीं है कि वो प्रॉपर वे में उसको कि यहीं पे ही जमीन रखना है, यहां से कहीं नहीं जाएंगे हम लोग, तो ऐसा नहीं है। जबकि दूसरों से क्या कर सकते हैं, जमीन खरीद के उनको पैसे देगा, उनको ऐसा नहीं है कि कहीं और जमीन देगा। पर माइनॉरिटी के बारे में जब बात की जाती है तो कहीं और उनको इतनी ही जमीन प्रोवाइड करानी पड़ेगी। तो किसी हद तक राइट टू प्रॉपर्टी का राइट अवेलेबल है ओनली माइनॉरिटी के लिए, अगर वो अपना कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप करना चाहते हैं या उसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, तो ये ऐड कब किया गया था, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत 1978 में। ओके, जो कि हम लोगों ने देखा राइट टू प्रॉपर्टी था, राइट टू प्रॉपर्टी डिलीट कर दिया गया था, अंडर आर्टिकल जो 31 था वहां से हटा दिया गया था और पहुंचा दिया कहां पे था, 300A में पहुंचा दिया गया था। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं काफी अच्छे से। तो ये बात है, यहां पर आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, काफी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कई बार पास्ट में। इसके अलावा क्या बात की जा रही है, अगर किसी माइनॉरिटी को ग्रांट देना है, ऐड देना है किसी को माइनॉरिटी को कि आप लोगों को पैसा देना है, आप अपना एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन सेटअप कर सकते हैं, तो डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा कि एक माइनॉरिटी को दे दिया और दूसरी माइनॉरिटी को नहीं दिया गया। ओके, आगे फिर वही बात बोले हैं 29 आर्टिकल में जिस तरीके से बोला गया है कि दूसरे को भी उसमें सेक्शन को इंक्लूड कर सकते हैं, सेक्शन ऑफ सिटीजन बोला गया है वहां पे, पर लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे ओनली एंड ओनली माइनॉरिटी का जिक्र किया गया, जिसमें रिलीजन और लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी का बात की जाती है। यहां पर कोई दूसरा सेक्शन एज वेल एज की बात नहीं हो रही कि एज वेल एज मेजोरिटी भी। ओके, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। और इसके अलावा काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, माइनॉरिटी बोली जा रही है, आर्टिकल में बोली जा रही है, माइनॉरिटी का जिक्र भी किया गया है, पर लेकिन माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया गया कहीं भी कि माइनॉरिटी है क्या, किस वाले एरिया को आपको माइनॉरिटी में रखना है। तो देखिए, इस तरीके की अगर आप लोग बात देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं हमारे पार्लियामेंट को पावर दी जाती है। पार्लियामेंट क्या करे, पार्लियामेंट डिसाइड करेगी किस एरिया में किसको माइनॉरिटी रखना है। कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि टाइम टू टाइम चीजें चेंज होती रहती हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता को यह हक दे रखा है कि आप लोग ये खुद डिसाइड करें, ना कि यहां पे आके हम लोग डिसाइड करिए। तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है अच्छे से। ओके, इसके अलावा आर्टिकल 30 के अंदर यह भी बात की गई कि उनको माइनॉरिटी का राइट दिया गया कि अपने को जो बच्चे हैं उनको उनकी लैंग्वेज में खुद से एजुकेशन दे सकते हैं, जो कि मैंने आप लोगों को ऊपर ही बताया था अभी। तो ये भी उनको राइट प्रोवाइड करा रखा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने। अब जब माइनॉरिटी एजुकेशन या इंस्टीट्यूशन की बात की गई है तो वो 3 तरीके के हमारे यहाँ पर डिफाइन किए गए हैं। एक तो वो है कि वो सेटअप किए जाना है, तो रिकॉग्नाइजेशन देना है उनको कि ये इंस्टीट्यूशन है माइनॉरिटी का, और उनको एड जो पैसा प्रोवाइड कराना है, दोनों काम स्टेट करता है। दूसरे टाइम पे क्या बोला गया, दूसरे में बोला गया कि ओनली रिकॉग्नाइजेशन दिया जाए कि हाँ ये वाले स्टेट के ये इंस्टीट्यूशन है, पर लेकिन उनको एड प्रोवाइड नहीं करेगा। वो क्या करेंगे, माइनॉरिटी वाले खुद बोल रहे हैं कि ये हम अपने आप से कर लेंगे। अगर दोनों काम वो खुद से कर ले, स्टेट का कोई रोल ही नहीं है, तो ये तीसरे तरीके के होते हैं। तो जो फर्स्ट 2 है उसमें तो स्टेट का हाथ रहेगा रेगुलेट करने में, उसको किस तरीके से सिलेबस होना चाहिए, क्या डिसिप्लिन होना चाहिए, कहाँ पे क्या इंप्लॉयमेंट, टीचिंग स्टाफ क्या होना चाहिए, तो वहां पे सब कुछ डिसाइड करेगा स्टेट खुद। ठीक है, पर लेकिन तीसरे टाइप में जहां पे ना तो रिकॉग्नाइजेशन लेना है उनसे और ना ही कोई पैसा लेना है, तो वहां पे वो अपना खुद से डिसाइड करेंगे कि वहां पे क्या किस तरीके की क्या कंडीशन होनी चाहिए, वो सब इनके ऊपर डिपेंड है। वहां पे स्टेट का कोई भी फंडा नहीं रहेगा, स्टेट उसमें इंटरफियर नहीं करेगा। ओके, तो आप लोगों का इस वीक में जो है कंप्लीट फंडामेंटल राइट खत्म हो जाएगा और संडे में आप लोगों का टेस्ट होगा, ये आप लोगों को याद रखना है। टेस्ट आप लोगों का संडे में होगा, ठीक है ना। तो संडे में टेस्ट दिया जाएगा और आप लोगों को याद रखना है, अच्छे से रिवीजन कर लीजिएगा जितने भी लेक्चर पीछे के कंप्लीट हो चुके हैं। और इस वीक में टेस्ट से पहले आप लोगों का कंप्लीट ये फंडामेंटल राइट में कवर कर दूंगा। ओके, कल और परसों, कल 2 लेक्चर आएंगे आप लोगों के और एक लेक्चर सैटरडे में आ सकता है। ठीक है, तो टोटल लगभग अगर 2 लेक्चर में लगेगा कंप्लीट हो जाएगा तो 2 लेक्चर लूंगा, अगर 3 लगेगा तो एक सैटरडे में भी आ सकता है मॉर्निंग में, और संडे में फिर टेस्ट। तो अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अपने आसपास सफाई रखिए, पानी सेव कीजिए, पेड़ भी सेव कीजिए, अपना पेड़ लगा दिया करते हैं अगर कहीं पे खाली जगह दिखे तो, और एक दूसरे की हेल्प भी कीजिए। और लेक्चर देखिए शेयर कर दिया कीजिए फेसबुक वगैरह पे, जिससे कि दूसरों को फायदा हो जाए। ये राइट से हमको पता होना चाहिए क्या क्या माइनॉरिटी है, क्या क्या चीजें हैं, तो ये सब हम लोगों को पता होना चाहिए, हमारी सोसाइटी को पता होना चाहिए इसके बारे में। ओके, तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।